देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सदा के सामने मौजूद हो चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी नाम को बताएंगे। इंडिगो वाले कांड के मामले को लेकर एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हुए हैं। दोस्तों बताएंगे कैसे किस एक बड़े उद्योगपति पर कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं बड़े सवाल। बताएंगे क्या है पूरा मामला, दोस्तों किस तरीके से पूरा मामला एक दूसरे से लिंक हो रहा है, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचेंगे। इसी के साथ में अमित शाह के बाद अब राजनाथ सिंह की भी जमकर बेइज्जती हुई है। दोस्तों पार्लियामेंट से निकल रहे थे, राजनाथ सिंह को पकड़ लिया मीडिया वालों ने और पूछ लिया कि आखिर सबूत दो कि कहां पर नेहरू जी ने बाबरी मस्जिद बनाने के लिए सरकारी पैसे के इस्तेमाल करने की बात कही थी। इसके बाद बताएंगे क्या रिएक्शन रहा राजनाथ सिंह का दोस्तों और किस तरीके की हुई फिर से घनघोर तरीके की बेइज्जती। इसी के साथ में बताएंगे कैसे राजस्थान के अंदर 58 लाख के आसपास लोगों के नाम हटाए जाने की चर्चा चल रही है। दोस्तों इसी के साथ में सोनिया गांधी के 10 जनपद रोड पर हुई बैठक में बताएंगे कौन कौन से नेता मौजूद रहे और कर्नाटका को लेकर किस तरीके के बड़े संकेत दिए जा रहे हैं दोस्तों, और कहां पर कांग्रेस पार्टी के 5 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद चुनाव आयोग को लेटर पहुंचाया गया है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें और सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी की केंद्र सरकार की उल्टी नीति के कारण, आर्थिक नीति के कारण रेल से लेकर हवाई जहाज हर जगह अफरा तफरी जैसी स्थिति देखने को मिलती है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा था दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर देश के एयरपोर्ट का रेलवे स्टेशन से भी बुरा हाल होने का सबसे बड़ा कारण था बीजेपी सरकार की नीति। दोस्तों ऐसे में एक बड़ा मामला सामने आया है, कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बड़ा खुलासा किया गया है। जो जानकारी है उसके अनुसार अडानी समूह ने 27 और 28 नवंबर 2025 को फ्लाइट सिमुलेशन टेक्निक सेंटर यानी FSTC नाम की एक संस्थान को खरीदा। उसमें तकरीबन 72.8% की हिस्सेदारी को खरीदा, यानी यूं कहिए कि लगभग पूरा खरीद लिया गया 820 करोड़ रुपए देकर, जो भारत की सबसे बड़ी स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट पायलट ट्रेनिंग कंपनी है। यानी भारत में पायलट को ट्रेनिंग देने की सबसे बड़ी कंपनी को खरीद दिया गया। दोस्तों इसके 3 दिन के बाद भारत के अंदर फ्लाइट में देरी होने लगी, प्लेन उड़ने में देरी होने लगी और प्लेन कैंसिल होने की खबर आनी शुरू हो गई। चैनलों यानी टीवी चैनलों के अंदर यह खबर फैलाई जानी शुरू कर दी गई कि भारत के अंदर जो पायलट होते हैं उनकी भयंकर कमी है। पूरी तरीके से माहौल बनाया गया कि भारत के अंदर पायलटों की भर्ती और ट्रेनिंग के लिए हमको खास ध्यान देने की जरूरत है। क्या यह जानबूझकर अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए साजिश की गई? कांग्रेस पार्टी की ओर से यह डायरेक्ट सवाल पूछा गया है। दोस्तों कांग्रेस ने आगे कहा कि क्योंकि इससे पहले जब अडानी को कम गुणवत्ता के कोयले महंगे दामों पर बेचने थे तो फिर देश भर के अंदर कोयले की कमी की खबर फैलाई गई। बताया जाता है कि देश में 1 से 2 दिनों का कोयला बचा हुआ है, इस तरीके से अफवाह फैलाई गई। उसके बाद जमकर कोयला बेचा गया और अडानी के द्वारा कम गुणवत्ता के कोयले भी भारत की सरकार को बेचा गया। दोस्तों कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की ओर से इसका उदाहरण देते हुए कहा गया कि क्या नरेंद्र मोदी और अडानी इस बार भी ये फॉर्मूला अपनाकर देश को चुना लगा रहे हैं? देश इसका जवाब चाहता है। कुल मिलाकर दोस्तों दोनों मामले को लिंक करके ये जो कहानी सामने आई है काफी ज्यादा रोचक है और इसे लेकर कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े होते हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अडानी ग्रुप से जुड़ा हुआ ये मामला जरूर कहीं ना कहीं कई सारे सवालों को जन्म देता है, ऐसे में बीजेपी के लोगों को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि इस पर गंभीरता से चर्चा की जानी चाहिए, तो चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भाजपा के कई सारे नेता उल्टे सीधे बयान देने को लेकर हमेशा से चर्चा में रहते हैं दोस्तों, चाहे समित पात्रा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता जेपी नड्डा हो या अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, उल्टे सीधा बयान देते रहते हैं दोस्तों। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं जो उनके द्वारा ग्रहण किए गए किसी भी सरकारी पोस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता, उसके अनुसार नहीं होता। यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा देखकर आपको नहीं लगेगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के पोस्ट का सम्मान करते हैं, उल्टा सीधा बयान देते हैं दोस्तों। चुनावी भाषण तो नरेंद्र मोदी के सुनकर ऐसे लगता है कि कोई बीजेपी का गली मोहल्ले का नेता बयान दे रहा हो। ऐसे में भाजपा के नेता जो उल्टा सीधा बयान देते रहते हैं दोस्तों, उसमें कई सारे नेताओं का नाम है, यहां तक कि प्रधानमंत्री लिस्ट में सबसे ज्यादा ऊपर है। ऐसे में दोस्तों एक व्यक्ति जो एक नेता जिसे लेकर यह माना जाता था कि वो कम से कम उल्टा बयान तो नहीं देते, भाषण हमेशा सोच समझ कर देते हैं, उनका नाम राजनाथ सिंह था दोस्तों। लेकिन हाल फिलहाल में इन्होंने भी एक ऐसा उल्टा बयान दिया जिसका ना सर था ना पैर था, यानी बेफिजूल की बात की और कहने लगे कि जब बाबरी मस्जिद बनने की बात आई तो जवाहरलाल नेहरू यानी देश के पहले प्रधानमंत्री चाहते थे कि सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके बाबरी मस्जिद बनाई जाए, जिस पर सरदार पटेल ने उनको रोक दिया दोस्तों। यानी ये वाकया कहीं भी दूर दूर तक किसी भी इतिहास के किसी पन्ने में छपा हुआ नहीं है, लेकिन राजनाथ सिंह ने भरे मंच से ये बात बोली दोस्तों। पहले तो जमकर झूठ बोला उन्होंने, उसके बाद लोगों ने इनको पार्लियामेंट के अंदर पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राजनाथ सिंह को पार्लियामेंट के अंदर पत्रकारों ने पकड़ते हुए कहा कि राजनाथ सिंह जी आपने कहा था कि बाबरी मस्जिद को बनाना चाहते थे सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके जवाहरलाल नेहरू, आप बताइए कि ये सबूत कहां पर है, आप किस आधार पर ये बात बोल रहे हैं, इतिहास के कौन से पन्ने में ये दर्ज है? तो राजनाथ सिंह सवालों को सुनकर वहां
से जाने लगे दोस्तों। थोड़ा पहले मुड़े भी, लेकिन जब उनको पूरा सवाल सुनने में आ गया तो समझ गए कि वो बुरी तरीके से फंस गए हैं। उसके बाद अपने कमर के ऊपर हाथ रखकर आराम से टहलते हुए निकल गए दोस्तों। यानी मामले पर कन्नी काटने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर राजनाथ सिंह से अब हर जगह यह सवाल पूछा जाएगा कि वो सबूत दे, बताए कि कहां पर ये बातें लिखी है, ये वाकया लिखा हुआ है। इतिहास के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े विद्वान इस बात से चौंक गए हैं कि आखिर इतिहास में इस किसी भी वाक्य की कहीं कोई चर्चा नहीं है, तो राजनाथ सिंह को ये पता कहां से चला। कुल मिलाकर दोस्तों ऐसा लग रहा है कि या तो राजनाथ सिंह को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से यह ज्ञान मिला है या फिर वो जानबूझकर इस तरीके का बयान दे रहे हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एनडीटीवी राजस्थान के अनुसार एक बड़ा दावा किया गया है दोस्तों। राजस्थान में 58 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम कट सकते हैं। एसआईआर को लेकर एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। राजस्थान के 200 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों पर एसआईआर का घर घर जाकर सर्वे पूरा हो गया है। केवल अंता में जहां पर 11 नवंबर को उपचुनाव हुआ था, वहां पर एसआईआर प्रक्रिया 2 दिसंबर से शुरू हुई है, इसलिए यहां पर अभी डेटा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में दोस्तों जो खबर है उसके अनुसार राजस्थान में एसआईआर के तहत डिजिटलाइजेशन का काम पूरा हो चुका है। प्रदेश के अंदर मतदाता सूची में 58,21,000 मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं। इस तरीके के पहले संकेत मिलने शुरू हो गए हैं दोस्तों। जो भी जानकारी से जुड़ी आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर टोटल 5,46,00,000 के आसपास मतदाता है दोस्तों। ऐसे में अगर 54 लाख के आसपास नाम हटा दिए जाते हैं तो तकरीबन 10% के आसपास नाम हटाए जाने का ये बड़ा मामला सामने आएगा। और 10% नाम हट जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़े परिवर्तन का एग्जाम्पल है, उदाहरण है दोस्तों। इस पर देखते हैं आगे क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। हालांकि 58 लाख का आंकड़ा बताया जा रहा है, यानी 4 लाख और ज्यादा है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस पूरे मामले को लेकर भी चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी की संसदीय दल की बैठक हुई दोस्तों। दरअसल हुआ ये कि कर्नाटका के जिस तरीके के माहौल बने हुए हैं दोस्तों, यानी कर्नाटका के अंदर मुख्यमंत्री परिवर्तन को लेकर चर्चाएं चल रही है। डीके शिव कुमार लगातार मुख्यमंत्री पोस्ट को लेकर दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी आला कमान जो निर्णय लेगा वो उसके साथ पूरी तरीके से बने रहेंगे। यानी पहले डीके शिव कुमार की ओर से सवाल उठाया गया था दोस्तों, उसके बाद सिद्धरमैया ने आपस में बातचीत की और फिर दोनों नेताओं ने एक दूसरे के घर पर जाकर खाना खाया है और स्थिति एकदम स्पष्ट कर दी है कि पार्टी आला कमान जो तय करेगा उस पर पूरी तरीके से सभी नेता एकजुट रहेंगे। यानी दोनों नेता मानेंगे जो भी पार्टी आला कमान तय करेगा। ऐसे में दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेत्री सोनिया गांधी के घर पर 10 जनपद पर एक बड़ी बैठक हुई दोस्तों। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। सबकी मौजूदगी में कर्नाटका को लेकर चर्चा की गई है। हालांकि कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या रणनीति अपनाई जाएगी और किसको आगे किया जाएगा, क्या डीसीएम डीके शिव कुमार को अब मुख्यमंत्री बनाने के लिए, सीएम बनाने के लिए आदेश जारी कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर सिद्धरमैया की क्या भूमिका होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर आरोपों में घिर गए हैं दोस्तों। दो अलग अलग लोगों ने उन पर आरोप लगाए हैं। अधिवक्ता और एंटी करप्शन एक्टिविस्ट संदीप पहल ने एक बड़ा दावा किया है दोस्तों। आनंद फानन में दलितों के पट्टों की भूमि खरीदने का आरोप लगाया है भाजपा के राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर के ऊपर। आपको बता दें कि आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने 5 साल में राज्य मंत्री और उनकी पत्नी की संपत्ति 3 गुना हो जाने को लेकर सवाल उठाए हैं दोस्तों। लोकायुक्त उत्तर प्रदेश के अंदर शिकायत करके जांच और कार्रवाई करे, इस तरीके की मांग की गई है। एडवोकेट संदीप पहल ने पत्रकार वार्ता में ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर द्वारा वर्ष 2013 और 2024 में अपने शांति निकेतन ट्रस्ट के नाम पर 11 बेनामों के माध्यम से खरीदी गई दलित समाज के लोगों के पट्टों की भूमिका पर सवाल उठाया है दोस्तों। भूमि पर सवाल उठाया है। संदीप पहल ने आरोप लगाया कि सोमेंद्र तोमर इस ट्रस्ट के अध्यक्ष है और उन्होंने अपने पोस्ट का दुरुपयोग करते हुए अनुसूचित जाति के लोगों को आवंटित पट्टों की भूमि को खरीदने के लिए चिकित्सा जांच करने वाले चिकित्सकों, बिक्री की अनुमति देने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभाव में लेकर यह काम करवाया है। आरोप है कि भूमि की यह खरीद उसी क्षेत्र में मेरठ विकास प्राधिकरण की नई कॉलोनी के स्थापना की सूची पर की गई है। उन्होंने सबसे पहले पट्टे के साथ जमीन से जुड़े 33 लोगों को लाकर एक ही दिन में सभी से एग्रीमेंट कराया। इसके बाद एक ही दिन में पट्टा धारकों का मेडिकल कराया गया। उसके बाद 13 सितंबर 2024 को प्रशासन के पट्टे की जमीन की बिक्री की अनुमति प्राप्त करके उसी दिन पट्टे की 10 जमीनों को बेनामे करवा भी दिया गया और इन बेनामों के माध्यम से उन्होंने 38,680 वर्ग गज जमीन की खरीद की, जिसकी कीमत के रूप में 6 करोड़ 85 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया और 30 लाख रुपए स्टाम्प शुल्क भी दिया गया। एमडीए की कॉलोनी का शिलान्यास होते इस भूमि का दाम 4 गुना 5 गुना बढ़ गया। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी के नेता पर जमीन कब्जाने के खुले आरोप लगे और भारतीय जनता पार्टी का ये मंत्री है दोस्तों जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इतने सारे गंभीर आरोप लगे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की ओर से एक बड़ा बयान दिया गया है। दोस्तों प्रशांत भूषण कहते हैं कि लोकतंत्र के खिलाफ काम करने वाले चुनाव आयोग के तीनों मुख्य चुनाव अधिकारियों को अगर सजा सुनाई जाए तो इनका पूरा कार्यकाल जेल में बीतेगा। प्रशांत भूषण के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है दोस्तों। इसी के साथ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देश का नारा जय जवान जय किसान जय संविधान होना चाहिए, यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि संविधान को लेकर कोई पक्ष या विपक्ष नहीं होता। दुखद बात यह है कि संसद के अंदर संविधान को बचाने पर बहस हो रही है, इसलिए आज संविधान को बचाने के लिए फिर से एक और करो या मरो की जरूरत है, यानी करो या मरो आंदोलन की जरूरत है। सबको स्थान, सबको सम्मान मिलना चाहिए। यानी अखिलेश यादव आगे कहते हैं कि संविधान पर संकट का आना दरअसल लोकतंत्र पर संकट का आने जैसा है, और उन्होंने कहा कि संविधान ही हमारा रक्षा कवच है। संविधान है तो सुरक्षा है। संविधान ही देश की 90% शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, वंचित जनता के अधिकारों का सच्चा संरक्षक है। अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान को बंधक बनाकर जो लोग राज करना चाहते हैं उनके लिए आजादी का अमृत काल भी सिर्फ एक जुमला है। सपा ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था दोस्तों। श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया था जिस दौरान बयान दे रहे थे अखिलेश यादव, और उनकी ओर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देते हुए संविधान के रक्षा की मांग की गई है, और स्पष्ट तौर पर बोला गया है कि एक बार फिर से देश भर के अंदर करो या मरो वाले आंदोलन की तरह संविधान की रक्षा के लिए भी आंदोलन होना चाहिए। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी यानी एनएसएस को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों। अमेरिका की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बनाई जा रही है, और 33 पन्नों की ये रणनीति बताते हुए एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया है दोस्तों, यानी एक प्रपत्र जारी किया गया है, जिसके अंदर जो बातें निकलकर सामने आई है वो काफी ज्यादा दिलचस्प है दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी की अमेरिका को लेकर चल रही नीति को एक बार फिर से सबके सामने एक्सपोज करती है दोस्तों। ये 33 पन्नों का जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है अमेरिका का, उसके 8वें पन्ने पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो युद्ध हुआ था उसे अमेरिका ने रुकवाया, यानी ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध रुकवाया है, उसे सेटल किया है। इसी तरीके से 2025 के नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के अंदर अमेरिका ने कई और बातें कही है, और पाकिस्तान पर अमेरिका का और ज्यादा फोकस है। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान के साथ उसके संबंध और ज्यादा अच्छे हो, यानी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि अच्छे संबंध किए जाए पाकिस्तान के साथ में दोस्तों। कुल मिलाकर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जयराम रमेश जो बोल रहे हैं कि क्या से क्या हो गया बेवफा तेरी दोस्ती में, यानी जो नरेंद्र मोदी दावा करते थे कि डोनाल्ड ट्रंप उनके एक अच्छे दोस्त हैं, और हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे बड़े बड़े कार्यक्रम ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान किया गया था दोस्तों। उसके बाद दूसरे कार्यकाल के अंदर ट्रंप ने एक के बाद एक कई सारे भारत को झटका दिया, चाहे टैरिफ लगाने का मामला हो। उसके बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा यह दावा करना कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विवाद हुआ था उसे ट्रंप ने सुलझा दिया। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस पर जवाब देना पड़ेगा, अब तो आधिकारिक तौर पर डॉक्यूमेंट में यह बात लिख दी गई है। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। जयराम रमेश जो बोल रहे हैं कि क्या से क्या हो गया वफा तेरी दोस्ती का, यह बात एकदम सही है उन लोगों के लिए जो ट्रंप को अपना दोस्त मानते थे और नरेंद्र मोदी की नीति को बेस्ट बताते थे। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से चुनाव आयोग पर कई सारे गंभीर सवाल उठाए हैं दोस्तों। चुनाव आयोग से सवाल भी पूछे हैं। एसआईआर के प्रेशर में कई सारे लोगों ने अपनी जान दी है। कांग्रेस पार्टी की ओर से ऐसे 36 लोगों के नाम जारी किए गए और लिखा गया है कि एसआईआर के प्रेशर के कारण, उसके दबाव के कारण सब लोगों की जान गई है। इसमें शांति मुनी का नाम है जो बीएलओ पश्चिम बंगाल थी, इसी तरीके से नमिता हंसादे का नाम है जो पश्चिम बंगाल से है दोस्तों, और उदय भान सिंह का नाम जो बीएलओ है मध्य प्रदेश के, और भुवन सिंह मध्य प्रदेश के बीएलओ थे। मुकेश जांगिड का नाम है जो राजस्थान के बीएलओ थे। इस तरीके से टोटल 36 नाम कांग्रेस पार्टी ने बताए हैं और पूछा है कि जो एसआईआर के दौरान इन 36 लोगों की जान गई है, आखिर कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन जवाबदेही किसके अंतर्गत आएगी और किस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में दोस्तों अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में एक और मामला साधना वर्मा से जुड़ा सामने आया है, बीएलओ थी। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि लगातार बीएलओ के ऊपर एसआईआर करवाने को लेकर जो दबाव बनाया जा रहा है, बिना ट्रेनिंग के काम करवाया जा रहा है, उसी के कारण इस तरीके की स्थिति बन रही है। और चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि आखिर इन पूरे मामले पर जिन लोगों की जान जा रही है उनको न्याय कैसे मिलेगा, किन पर जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। अभी तक तो मामले पर एकदम चुप्पी साध ली गई है दोस्तों, कोई बयान तक नहीं दिया जा रहा। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भारतीय निर्वाचन आयोग ने केरल के अंदर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर की समय सीमा 1 सप्ताह और बढ़ा दी है। यह फैसला राज्य सरकार के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा दिशा निर्देश के माध्यम से जारी की गई है। निर्देश के बाद सामने आया है और ईसीआई ने शुक्रवार को केरल के मुख्य सचिव को आधिकारिक पत्र भेजकर इस विस्तार की
जानकारी दी है और नया संशोधित SIR शेड्यूल भी जारी किया है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बढ़ी है समय सीमा। IUML के नेता PK कुनहाली कुट्टी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर को राज्य सरकार को चुनाव आयोग को विस्तृत अनुरोध भेजने की अनुमति दी थी दोस्तों, जिसमें यह बताया गया कि गिनती का चरण पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय क्यों जरूरी है। और केरल में 3 दिसंबर को ECI को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया था कि स्थानीय निकाय चुनाव की व्यस्तता के कारण SIR की प्रक्रिया को थोड़ा और समय चाहिए और इसीलिए 1 हफ्ते का और समय दे दिया गया है, जो अच्छी बात है। इससे थोड़ा दबाव कम होगा BLO के ऊपर, लेकिन फिर भी जिस लेवल का दबाव चल रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं इससे थोड़ी ही राहत मिल पाएगी। बहुत ज्यादा राहत मिलना भी काफी मुश्किल है और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा समय बढ़ा दिया जाए। दोस्तों जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी, अब तो लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पंजाब के कपूरथला से एक बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों। यहां पर विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने ब्लॉक समिति के चुनाव में 5 जोन से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के नामांकन रद्द करने पर पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य के चुनाव आयोग के कमिश्नर को एक लेटर लेकर शिकायत दर्ज करवाते हुए उन्हें मजबूरन शिकायत करनी पड़ रही है। ये बात कहते हुए कहा है कि बुलत के RO और ARO ने राजनीतिक दबाव में कांग्रेस पार्टी के 5 उम्मीदवारों के नॉमिनेशन के पेपर को कैंसिल कर दिया है, जिसमें पूरन सिंह जोन 17 लखन के पड्डे और जोबन सिंह और गुरजीत सिंह उम्मीदवार जोन 18 के चकोकी के और हरदेव सिंह कमलजीत कौर उम्मीदवार जोन 10 नंगल लुबाना के और राजिंदर कौर उम्मीदवार जोन 21 के शामिल है। दोस्तों खैरा ने शिकायत में लिखा है कि ऊपर बताए गए अधिकारियों ने शुक्रवार शाम को 5:30 बजे लिस्ट तो लगा दी थी, लेकिन ऑफिस से नॉमिनेशन कैंसिल करने के बारे में कोई ऑर्डर या कारण बताए बिना चले गए थे। कुल मिलाकर दोस्तों अधिकारियों के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों का नॉमिनेशन यानी नामांकन को ही रद्द कर दिया गया, चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है और विधायक इस बात की शिकायत चुनाव आयोग से कर रहे हैं। अब देखते हैं राज्य चुनाव आयोग इस पर कोई कदम उठाता है या नहीं उठाता, या फिर मामले को ऐसा ही दबाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों जो भी जानकारी से जुड़ी आगे आती रहेगी, आप लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के अंदर केरल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां शुरू हो गई है दोस्तों, यानी दोनों राज्य के अंदर चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में तमिलनाडु के सुपरस्टार थालापति विजय एक नई पार्टी TVK पार्टी के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। ऐसे में कुछ मीडिया रिपोर्ट से यह चर्चा सामने आ रही है कि TVK पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में गठबंधन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय डेटा एनालिस्ट प्रमुख और प्रमुख रणनीतिकार प्रवीण चक्रवर्ती ने हाल ही में विजय से उनके पट्टिनमपक्कम स्थित निजी आवास पर बंद कमरे में मुलाकात की है। दोस्तों सूत्रों की माने तो घंटों चली इस बैठक में मुख्य रूप से 2026 के केरल और पुडुचेरी के TVK के समर्थकों के संभावना पर बातचीत की गई है, गठबंधन पर बातचीत की गई है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी और TVK पार्टी अगर अलायंस करती है तो दूरगामी इसका असर देखने को मिलेगा। TVK पार्टी का सपोर्ट अगर कांग्रेस को तमिलनाडु के साथ साथ पुडुचेरी के अंदर मिल जाए तो स्थिति पलट सकती है। दोस्तों पुडुचेरी में कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि वो सरकार बना सकते हैं। इससे पहले कांग्रेस की ही सरकार थी और तमिलनाडु के अंदर काफी कम उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को। तो अगर TVK के साथ गठबंधन करेंगे तो DMK पर भी कुछ खास असर पड़ेगा नहीं, वो तमिलनाडु में बिना कांग्रेस पार्टी के चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। कुछ खास इंडिया गठबंधन को फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन TVK पार्टी के साथ आने से कांग्रेस पार्टी को फायदा पुडुचेरी में मिलेगा, जहां पर हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी वापस से अपनी सरकार बनवा ले। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आगे आती रहेगी, आप लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे दोस्तों, लेकिन लगातार बातचीत जारी है। ये अभी अपडेट सामने आई है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें हिंदुस्तान टाइम के लीडरशिप समिट में बोल रहे थे नरेंद्र मोदी और इस दौरान नरेंद्र मोदी के भाषण में वो कुछ ऐसा बोलते हैं जिसे लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ाया है। दोस्तों प्रधानमंत्री कहते हैं कि आज राजनीतिक स्वार्थ नहीं बल्कि नेशनल गोल्स को देखते हुए रिफॉर्म्स हो रहे हैं, इसलिए देश का हर सेक्टर बेहतर कर रहा है। नरेंद्र मोदी का दावा है कि हर सेक्टर में बेहतरीन काम हो रहा है। इस पर सोशल मीडिया पर मनराज मीणा ने कहा कि हवाई अड्डे पर जनता स्वर्गीय आनंद ले रही है, बुलेट ट्रेन सर पर दौड़ रही है, हजारों स्मार्ट सिटी चमचमा रहे हैं, भारत में नौकरी करने के लिए अमेरिका के युवा भारत का वीजा लेने के लिए लाइन में लगे पड़े हैं। भारत सरकार हर महीने अफ्रीकी देशों के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देती है, यानी तंज कसते हुए सारी बातें बोली गई है। दोस्तों यानी नरेंद्र मोदी पिछले 12-13 साल की सरकार होने के बावजूद अब ये दावा करते हैं कि हर सेक्टर के अंदर ग्रोथ हो रहा है, लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि जो ग्रोथ की स्टोरी बताकर जनता से समर्थन लेकर सरकार बनाकर मैदान में आए थे और हकीकत जो है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप भी मानते हैं कि 2014 में अगर कोई बोलता कि 24 में यानी आज की डेट में जो 25 के अंदर देश है दोस्तों उस तरीके का देश बनाकर देंगे, तो 2014 में कोई नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देता, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था उसके अनुसार देश को आज तक विकसित हो जाना चाहिए था, लेकिन बार बार केवल आश्वासन दिए गए और वास्तविकता यह है दोस्तों कि कुछ भला नहीं हुआ। देश के लोगों का 2 शब्द जरूर लिखा बताएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर जवाब जरूर दीजिएगा। साथ साथ अर्थशास्त्री पराकला प्रभाकर जो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के पति भी है दोस्तों, उन्होंने एक बयान देते हुए कहा कि सभी विपक्ष के लोगों को चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए और पार्लियामेंट में भी जाना छोड़ देना चाहिए। इसकी जगह अब सड़कों
सड़कों पर आकर जनता से मुलाकात करनी चाहिए, आंदोलन करना चाहिए और जनता से ही सीधा संपर्क साधना चाहिए। राजनीतिक सिस्टम जो है वो अब ऐसा बन चुका है, जब एक साथ सारी पार्टियां जब तक मिलकर काम नहीं करेगी तब तक बदलाव देश के अंदर नहीं होगा। देश के प्रबुद्ध नागरिक वर्ग के लोगों को इकट्ठा करके राष्ट्रपति से मुलाकात किया जाना चाहिए और आज की स्थिति में उनको बताना चाहिए, स्थिति के बारे में बताना चाहिए। और अगर प्रेसिडेंट भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर लीडर ऑफ ओपोजिशन यानी विपक्ष के नेताओं के पास कोई और चारा नहीं है, उनको सड़कों पर उतरकर जनता से संपर्क साधना पड़ेगा और जनता से ही जनता की लड़ाई के लिए जनता को साथ में लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि पराकला प्रभाकर एकदम सही बात बोल रहे हैं, पराकला प्रभाकर की बातों में एकदम दम है, विपक्ष को अब जो लड़ाई लड़नी है, जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर सड़कों पर उतरकर जोरदार तरीके की सभाएं की थी दोस्तों, उसका असर 2024 के चुनाव में देखने को मिला। वैसे ही यात्राएं अब देश भर के अंदर चलनी चाहिए और विपक्ष के सारे नेताओं को अपने अपने तरीके से मैदान में उतरना चाहिए। अकेले राहुल गांधी अगर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे तो चुनाव के नतीजे 2024 में इंडिया गठबंधन के फेवर में इतना अच्छे तरीके से आया था, लेकिन पूरी तरीके से आने के लिए जरूरी है कि हर राज्य के अंदर नेता राहुल गांधी की तरह मेहनत करते हुए भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर अपने अपने क्षेत्र के अंदर यात्रा निकाले। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया की ओर से एक रिपोर्ट दिया गया है दोस्तों। इसमें दावा किया गया है कि भारत के अंदर अगर कहीं पर एक डेटा सेंटर है तो अमेरिका के अंदर 35 डेटा सेंटर है, यानी अमेरिका में जबरदस्त तरीके से बड़ी संख्या में डेटा सेंटर है दोस्तों। यानी इंटरनेट यूज करने से जो लोग डेटा इकट्ठा होता है, यानी लोग जो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं या फिर कुछ लिखते हैं या किसी भी तरीके से वीडियो बनाते हैं, तो वो जितने भी तरीके के डेटा होते हैं वो एक डेटा सेंटर में जाकर स्टोर होता है और इसी का इस्तेमाल करते हुए बड़ी बड़ी कंपनियां डेटा सेंटर के इन्हीं डेटा का इस्तेमाल करते हुए एआई के मॉडल को ट्रेन करते हैं और उससे कई सारे ऐसे काम करवाए जाते हैं जो पहले लोग किया करते थे, लेकिन एआई खुद से बाद में उन सारे काम को करता है और एक तरीके से अर्थव्यवस्था उस देश की काफी ज्यादा प्रगति करती है दोस्तों। ऐसे में भारत के अंदर अगर कहीं एक डेटा सेंटर है तो अमेरिका के अंदर 35 डेटा सेंटर है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत के अंदर भी कई सारे डेटा सेंटर बनने चाहिए और आज की स्थिति जो है दोस्तों उसमें भारत काफी बुरी स्थिति में है, क्योंकि भारत के पास केवल 152 डेटा सेंटर है जबकि अमेरिका के पास 5381 डेटा सेंटर है, चाइना के पास 449 डेटा सेंटर है। पूरी दुनिया के अंदर डेटा एक ऐसी चीज है जिसे अब आने वाले भविष्य का तेल कहा जा रहा है और उसकी रक्षा करना जरूरी है दोस्तों। भारत के इतने सारे लोग हैं इंटरनेट के यूज करने वाले, तो भारत में इतना ज्यादा डेटा निकलता है लेकिन वो सारा अमेरिका जैसे देशों में चला जाता है। भारत के अंदर भी डेटा सेंटर बनने चाहिए। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। राहुल गांधी इसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं और आखिरकार अब जनता को भी एहसास होने लगा है तो वो बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने लगे हैं। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।